गुड आफ्टरनून। माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से हम अपने तमाम नाजरीन और आज के मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती इश्यूज पर खबरें शाया करता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है सानहाए जड़ामला। आज के इंतहाई अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं, उन तमाम ने जड़ामाला के वाकया पर ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया है। उनके पास जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, उससे ना सिर्फ हालात को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए भी उनकी राय हमारी रहनुमाई करेगी। हमारे साथ फैसलाबाद से जनाब नवीद वाल्टर साहब, फैसलाबाद से ही समीर अजमल साहब, जड़ावाला से नूरुल ऐन साहिबा और लाहौर से कमर खलदून शाहिद साहब मौजूद हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम प्रोग्राम में शिरकत के लिए उनके नहायत ममनून हैं। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव पेश किया जा रहा है। नाजरीन इसे बराह रास्त देख सकते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की जाएगी। हमारे आज के प्रोग्राम की मॉडरेटर हमारी साथी मोहतरमा अक्सा कमल साहिबा हैं। आपने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। आप यूथ लीडर हैं और कैथोलिक डायसीजन यूथ कमीशन फैसलाबाद की सेक्रेटरी भी हैं। आप ह्यूमन राइट और विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आप एक ट्रेनर और फैसिलिटेटर होने के साथ साथ पब्लिक स्पीकर भी हैं। तकरीबन 13 साल से आप सोशल सेक्टर में मुख्तलिफ हवालों से मसरूफ़ अमल हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अक्सा। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। और माइनॉरिटी कंसर्न के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद, हमारे देखने वालों को भी और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को भी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स भी हैं ये लोग जर्नलिस्ट होने के साथ साथ। और मेरे लिए खुशी की बात ये है कि इनमें मेरे उस्ताद भी शामिल हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो आप सबको खुशामदीद। और अपने साथियों को बताती चलूं कि जैसे कि आफ्ताब साहब ने शेयर किया है कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो स्पेशल जड़ामला के वाकया के हवाले से है। जड़ामला में जो भी वाकयात हुए हैं हम थोड़ी उस पर बातचीत करेंगे अपने साथियों के साथ कि ये वाकया कैसे हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और हम लोग सब मिलकर फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर सकते हैं कि इस तरह के जो वाकयात हैं उनसे बचा जा सके। हमारे आज के मौजूद मेहमानों का तारुफ जो है आफ्ताब साहब करवा चुके हैं। तो मैं अपनी बात का आगाज जो है नवीद वाल्टर साहब से करना चाहूंगी, जो कि एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। नवीद साहब, आपको बहुत ज्यादा वेलकम। आई होप सो कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी जी जी। तो इससे पहले कि सर आपसे बातचीत का आगाज किया जाए, मैं चाहूंगी कि आपके बारे में, वैसे तो सारे लोग जानते ही हैं लेकिन जो नहीं भी जानते, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आपका इंट्रो जो है मैं शेयर कर दूं। नवीद वाल्टर साहब जो हैं वो एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और इन्होंने अपने करियर का आगाज जो है वो कॉलेज लाइफ से ही कर दिया था जब ये स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जो साथी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थे अब से इन्होंने उस पर बात करना शुरू की, उनके मसले रिजॉल्व करने शुरू किए और फिर 1994 में इन्होंने एज अ ह्यूमन राइट डिफेंडर अपने काम का आगाज किया। ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स फोकस पाकिस्तान के, जिसको हर पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर काम करती है रिलीजियसली विक्टिमाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए। ये एक इफेक्टिव वॉइस हैं जिनको लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे सुना जाता है, खासतौर पे जैसे कि यूरोपियन यूनियन और यूएन वगैरह। और इन्होंने बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल किए हैं एज ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स डिफेंडर। और ये मतलब इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज्ड पर्सनालिटी हैं और हमारे लिए ये एक फख्र की बात है कि आज ही हमारे साथ मौजूद हैं इस खास वाक़ये पर बातचीत करने के लिए। तो सर अपने बात का आगाज करते हैं
आप मुझे बताइएगा कि आपने देखा होगा कि ये अटैक्स कोई जो है वो पहली दफा नहीं हो रही है, जो जड़ावाला का सानहा हम इसको कहेंगे, ये पहले भी होते आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों क्रिश्चियंस को जो है इन अटैक्स का निशाना बनाया जाता है? काइंडली अपनी जो है एक्सपर्ट एडवाइस इस बारे में, एक्सपर्ट राय जो है वो शेयर कीजिएगा कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को जो है वो क्यों अटैक का निशाना बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया अक्सर आपके डिटेल्ड इंट्रो का, और बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके इस फोरम का। और मैं देखता रहता हूँ आप अक्सर समाजी और सियासी जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उनको उजागर करने के लिए जो लाइक माइंडेड हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस फोरम पे दावत देते हैं। तो मिनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम का बहुत शुक्रिया मुझे भी इनवाइट करने के लिए आज इस खास इशू पे। जो जड़ावाला का इशू है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो क्रिश्चियंस पे हमले हैं, मिनॉरिटीज पे हमले हैं, खास तौर पे आज क्रिश्चियंस की बात हो रही है, ये कोई नई बात नहीं। सन 1997 से जब शांति नगर पे जो अटैक हुआ, उसके बाद अटैक्स की एक सीरीज है जो गाहे गाहे कहीं ना कहीं ये अटैक का सिलसिला चलता रहता है। इसमें जो इंडिविजुअल विक्टिमाइजेशन है वो एक लंबी लाइन है, वो एक लंबा नंबर है। और टोटल मुस्लिम्स डाल के 3000 पीपल जो है, इंडिविजुअल जो है, वो विक्टिमाइज्ड हैं। उनमें जेलों में भी हैं। जो 93 लोग हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार हो चुके हैं। तो जो मॉब वायलेंस है, ये इसी जो ब्लास्फेमी विक्टिमाइजेशन है, इसकी एक बदतरीन शक्ल है। क्योंकि इसमें जो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल की बेस पे जिसको फाल्सली एक्यूज किया जाता है, उसकी बेस पे पूरी कम्युनिटी पे अटैक किया जाता है। और जड़ावाला इसकी एक नई मिसाल है, एक टेरिबल मिसाल है जो आप सबके सामने है, जिसमें 21 से ज्यादा चर्चेस जो हैं उनको जला दिया गया है, मसमार कर दिया गया है, जिसमें 400 फैमिलीज जो है वो डायरेक्टली जो है अफेक्ट हुई है। 20,000 लोगों पे इसका असर हुआ है। 10,000 लोग अपनी जगह से जिन्होंने मूव किया है मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, ना सिर्फ सिर्फ जड़ावाला की क्रिश्चियन कम्युनिटी मुतासर हुई है, बल्कि इनडायरेक्टली पूरा पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ है। उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक चल रहे हैं। कभी कराची से खबर आती है, कभी साहिवाल से खबर आती है, कभी सरगोदा से खबर आती है। तो ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं। पिंडी से खबर आ रही है। तो अब सवाल जो आपने किया है कि क्यों होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो मिनॉरिटी है, जो क्रिश्चियंस हैं, वो इजी टारगेट है। इनको अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, या किसी ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट के रिएक्शन में इन पर अटैक किया जाता है। वो स्टार्ट हमेशा पर्सन से होता है। दूसरी बात, इनको, हमें क्रिश्चियंस को रिलेट किया जाता है क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ। जब भी कोई ऐसा इशू होता है कि जिसमें किसी जो मुल्क है उसके साथ आपकी जो अनबन हो, चाहे वो रिलीजियस फनेटिक्स की हो, जैसे स्वीडन का मसला हुआ, जैसे नॉर्वे के साथ थोड़ा सा इशू हुआ, तो हमें उनके साथ रिलेट करके हमसे बदला लिया जाता है। तीसरी वजह यह है कि जो मसीहियों के साथ पहले वाकयात हुए हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं, उनका कोई जो स्ट्रेटजी नहीं, उनका कोई कंक्लूजन नहीं, उनको जो एक्यूजर थे जिन्होंने ये काम किया है, उनको कोई मसाली कोई 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 जो है पनिशमेंट नहीं हुई। जिसकी मिसाल आपके सामने रिमशा मसीह का केस भी है। 7 साल वो शख्स जेल में रहा। जो सावन मसीह है, सावन मसीह की भी एक मिसाल है। तो उसके एक्यूजर भी जो है वो फ्री हो गया। तो जब तक स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं होगी, इसकी वजह यही है कि कोई पॉलिसी नहीं है,
कोई उसके एसओपीज नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मॉब वायलेंस से कैसे निपटना है। इस इश्यू को हाईलाइट किया जाए, इसको फोरम पे लेके आया जाए, इसको जो असेंबलियों के फ्लोर पे लाया जाए और इसमें कोई अमेंडमेंट की जाए, ना सिर्फ अमेंडमेंट की जाए बल्कि इसका मैकेनिज्म बनाए, इसके माइंडसेट लोगों के भी चेंज करने की जरूरत है। तो ये एक लंबी बात है, एक लंबी बहस है और एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन लंबा अरसा हो गया है इसको चलते हुए, इसकी विक्टिमाइजेशन को। जी थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ पे रोशनी डाली है कि ये वाक़यात जो है बार बार क्यों वकूफ़ पज़ीर होते हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम कुंवर कुलदून शाहिद साहब हैं। कुंवर साहब आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहेंगे अपने माइनॉरिटी कंसर्न के इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप सो कि आप ठीक ठाक हैं और वेलकम ऑन बोर्ड। और आपसे भी इसी तरह से सवाल करना चाहूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने नाजरीन के लिए शेयर करूँ। तो कुंवर खलदून शाहिद साहब जो हैं वो लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और ये एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट भी काम कर रहे हैं फॉर डिप्लोमेट मैगजीन। और इनका काम जो है वो फीचर्ड हो चुका है गार्डियन में, द इंडिपेंडेंट में, बीबीसी में, फ्रांस 24 में, फॉरेन पॉलिसी में, एशिया टाइम्स में, अल जजीरा में, और बहुत सारी इनकी अदर पब्लिकेशंस भी हैं। और ये एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं। मैं चाहूँगी कि आज इनसे भी हम जान सकें, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो सर आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो हमारे ब्लास्फेमी लॉज हैं पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करते हैं और जो सोशल मीडिया है, ये किस तरह से कॉज बनता है इस सारे वायलेंस का, इस सारी परसिक्यूशन का और इन सारे अटैक्स का? इसको आप किस तरह से रिलेट करेंगे ब्लास्फेमी लॉज को और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहिब, आपने मुझे मदऊ किया। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है। और नवीद साहब ने अभी बहुत एक अच्छी समरी दी है कि हमारे जो मसाइल हैं उनकी क्या वजूहात हैं। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये जो मुद्दा है इसको शजर ममनू नहीं समझना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो जड़ ये है, वो जड़ है हमारा कानून। वो जड़ है जो मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीनल कोड है, हमें उसी में हमें मसला नजर आता है। और जाहिर है बहैसियत मसीही बरादरी की आप शायद क्या बल्कि यकीनन इस बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में जो हमारे मुसलमान हैं, खासतौर पर जब अपने आप को कहते हैं कि हम तरक्की पसंद मुसलमान हैं, उनको ये बात करनी चाहिए कि कोई भी कानून जब ये कहता है कि अगर आप मेरे जो कहते हैं जज्बात को मजरू करेंगे तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा, तो वो कानून तो नहीं है ना, वो कानून तो है ही नहीं, वो तो धमकी है। आप जब तक एक कानून ऐसा नहीं बनाएंगे जो सबके लिए बराबर हो, क्या जो बाकी मज़ाहिब हैं उनके खिलाफ बात करने में, उनके खिलाफ इश्ताल अंगेज गुफ्तगू करने में या किसी किस्म की ब्लास्फेमी करने में आप सजाए मौत देते हैं? नहीं देते ना। हम बात ये करते हैं कि जो मॉब वायलेंस है वो उसको कंटेन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारी रियासत के अंदर। हमारी रियासत तो मॉब के हाथ में डंडा पकड़ाती है कि भाई आप जाएं, क्योंकि हमने तो कह दिया कि आपके जो जज्बात हैं वो बाकियों के जज्बात से ज्यादा अहम है। और हमने कानून में भी डाल दिया कि जब जब आपके जज्बात मजरूह होंगे तो हम सजाए मौत देंगे। तो वो जो मॉब है वो कहता है कि क्योंकि आप जुडिशली तो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी जाहिर बात है मगरबी दुनिया से कमिटमेंट्स हैं, ईयू से कमिटमेंट है, हमें जीएसटी प्लस भी चाहिए, हमें वेस्टर्न एड भी चाहिए, तो हमारी जो अदालत है उसको तो हम कहते हैं कि तुम ये ना करो। मॉब को हमने खुला छोड़ दिया है। वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे होती है, मतलब जो ये कर रहे होते हैं उनको ये डर भी नहीं होता कि हमारे साथ कुछ होगा। वो डर क्यों नहीं होता? ये भी नवीद साहब ने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि जी क्योंकि आपने सजाएं नहीं दी पहले। जब जोसेफ कॉलोनी को जलाया गया था आज से 10 साल पहले, तो जब आपने उनकी 115 जो मुलजिम को बरी ना किया होता तो कुछ तो वो डर होता। लेकिन मेरे ख्याल में ये सब बात की बात है। जो बुनियादी मसला ये है कि हमारा जो आईन है, जो कानून है, वही तफरीक करता है। कबीर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, वो जो डंडा पकड़ाने वाली है, इसमें सिर्फ मैं इतना से ऐड करूंगा अक्सा की इजाजत से कि स्टेट बाद में एग्रीमेंट भी करती है जी मॉब के साथ जी। तो ये स्ट्रेटजी है इनकी। बिल्कुल जी। मैं सर ये जो सोशल मीडिया का क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, ये जड़ामाला के केस के बाद भी हमने देखा
کہ کچھ بھی چیز لوگ پرانی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ نئے واقعات کے ساتھ جوڑ کے ڈال رہے تھے کہ قصور میں یہ ہو گیا ہے، پنڈی میں یہ ہو گیا ہے، گجرانوالہ میں یہ ہو گیا. تو یہ لوگ سوشل میڈیا کو کس طرح سے کنیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے، اور اس سے کس طرح جو ہے وہ مائنورٹیز جو ہیں خوف کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ پوسٹ کوئی بھی لگا دیتا ہے اس کے بعد سارے لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت جلدی سے مطلب پچھلے دنوں میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ فیک نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی ہے. تو مطلب سوشل میڈیا کا امپیکٹ کیسا آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ واقعات میں جڑامالہ کے بعد؟ دیکھیں وہی میں اسی پہ میں نے تھوڑا سا ٹچ کیا کہ دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کہ باقی آپ نے جو ساری باتیں کرنی ہے کہ کوئی بندہ کھل کے جو ہے کسی بھی اقلیت کمیونٹی کے ممبر کو اس پہ کھل کے آپ اس کو جو مرضی آپ اس پہ الزام لگا دیں، ان پہ کوئی مطلب یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ویڈیو پہ ریکارڈڈ ہیں کہ وہ آگ لگا رہے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہہ پا رہے. تو کوئی انونیمس اکاؤنٹ ٹویٹر پہ کسی نے ٹویٹ کر دی ہے کرسچن کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، احمدیوں کے خلاف، ان کو آپ خود سوچ سکتے ہیں ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کیا کرتے ہوں گے. تو ریاست جو چیز کنٹرول کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جب آپ دیکھیں میکنزم کیا ہوتا ہے، ایک الزام لگ گیا گستاخی کا، اس کے بعد یہ اور آج کل تو دیکھیں پہلے صرف مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، آج کل تو واٹس ایپ گروپ سے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ نے ایک واٹس ایپ گروپ اسی لیے بنے ہوئے ہیں اور کہ جی ہم ایک اب اس کی جو بھی وجہ ہے، لیکن آپ نے واٹس ایپ گروپ اس لیے بنا دی کہ جی ہم ایک الزام لگائیں گے کسی کے اوپر اور آپ ایک پورا میکنزم آپ کا تیار ہے. ہماری جو ریاست ہے اس سے زیادہ آرگنائز تو ہمارے یہ جو ہے اسلامسٹ گروپس ہیں وہ ہیں. تو جو چیز کنٹرول کرنی تھی وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بس نئے قوانین، پیمرا کے قوانین، ڈیجیٹل قوانین، نئے بلاسفمی لاء میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ کر رہی ہے ہماری ریاست. جی تھینک یو سو مچ کنور صاحب. اور ہمارے ایک اور ساتھی جرنلسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، سمیر اجمل صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہی ہے. ہم آپ کو ویلکم کہیں گے سر مائنورٹی کنسرن کے اس پلیٹ فارم پہ، اور آپ سے بھی میرا کچھ سوال و جواب کا سلسلہ چلے گا، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کے بارے میں بھی تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں. تو سمیر اجمل صاحب کا جو تعلق ہے وہ روزنامہ جنگ سے وابستہ ہیں، اقلیتوں کے معاملات پر ایک خاص دسترس رکھتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیلوشپ میں اقلیتوں کے حوالے سے سٹوریز پر ان کو بیسٹ پرفارمنس اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہے، جس کی رقم ان کو 1,00,000 روپیہ ملی. اور جڑامالہ کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ پہلے دن سے ہی بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں. ہم نے بھی ان کی سٹوریز کو بہت فالو کیا ہے، یہ ہر روز تقریباً جڑامالہ میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ جڑامالہ کے حوالے سے سب سے پہلے ایکسکلوزیو سٹوریز بھی یہ بریک کرتے رہے ہیں، جو 16 اگست کو شب ہم سب پر جڑامالہ کے کرسچن ٹاؤن میں کیا ہوا کے نام سے شائع ہوئی تھی. اور سر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ مجھے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ دیکھنے کو ملی، اور جڑامالہ کا جو کیس ہوا تھا اس کے بعد اتنی ویلڈ انفارمیشن ایک ہی سٹوری میں ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملی. تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ کہ آپ کی اس سٹوری سے ہمیں بھی بہت کچھ جو ہے وہ جاننے کا موقع ملا تھا کہ جڑامالہ میں اس دن کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اور چیزیں ایک ایک کر کے کس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی. تو میں جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ اس طرح کے واقعات پہ خاص نظر رکھتے ہیں، جتنے بھی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا آپ یہ گائیڈ کیجیے گا کہ جب اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ اس سارے تشدد اور امتیازی سلوک کا جو سنیریو ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے، کون ان کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، کیا گورنمنٹ ان کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، یا کچھ ادارے ہیں یا کچھ انڈیویجول لوگ ہیں، ان کو مدد کہاں سے مطلب کوئی مل رہی ہوتی ہے یا نہیں مل رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا. جی اوور ٹو سمیر صاحب. بہت شکریہ مس اقصیٰ بہت شکریہ مس اقصیٰ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں نارتھ کنسرن کا شکریہ ادا کرتا ہوں آفتاب الیگزینڈر صاحب کا بھی، کہ اکثر و بیشتر ایسے حساس موضوع ہیں جن پہ کوئی بات نہیں کرتا، وہاں پہ یہ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. میں جب یہ میرے سے تعارف پوچھا جا رہا تھا تو یہ میں نے پی پی ایف کا حوالہ جو ایوارڈ کا خود دیا تھا، اس میں جو میری سٹوری انہوں نے اس کو بہت اچھا سمجھا تھا، وہ اسی پہ تھی بلاسفیمی لاز کے اوپر. جب میں یہ سٹوری کر رہا تھا تو ہماری جو ایڈیٹر تھی غزالہ افسی صاحبہ، تو ان سے مجھے یہی پرابلم تھی بار بار یہ آ رہی کہ اس کو ہم شائع کیسے کروائیں گے، یہ سارے معاملات ہیں. تو وہ ہمیں 6 ماہ کا یہ ایک ہماری فیلوشپ تھی، تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اگر آپ کو زیادہ پرابلم آتی ہے، میں نے انہیں بتایا تھا کہ کوئی ادارہ شاید اس کو نہ چھاپے جتنے ہم فیکٹس اینڈ فگر دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ جن اخبارات میں یہ واقعات پبلش ہوئے ہیں آپ ان اخبارات کو کوٹ کریں، کہ مطلب روزنامہ جنگ کے
इतने वाकयात हुए हैं रोजनामा एक्स में, फिर वो एक जिम्मेदारी उन पे हो जाती है। यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि जब कोई ब्लास्फेमी का वाकया हो जाता है तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसको रिपोर्ट कैसे करें। हमारा जो प्रिंट मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उसके लिए भी ये मसाइल होते हैं कि दोनों कम्युनिटीज में किसी को नुकसान ना पहुंच सके। तो मैं चूंकि जड़ा वाले वाक़े की आपने हवाला मुझे दिया है कि मैं वहां पे इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये वाक़या स्टार्ट हुआ था 5 बजे 6 बजे मुझे इसकी इत्तला मिल चुकी थी। और उसके बाद हमारे जो जितने जर्नलिस्ट हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया के एक दूसरे के साथ हम राब्ते में थे, अभी क्या किया जाए कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो आपने जो बात पूछी है मेरे से, क्वेश्चन ये है कि जो हमारे अफेक्टेड कम्युनिटी है, क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी कैसे सपोर्ट होती है, कौन लोग करते हैं और कैसे वो इस सिनेरियो से निकल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो थी कि वहाँ के जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा। ये उन्होंने बहुत उनका साथ दिया है। आप देखेंगे ये वाकया 5 या 6 बजे स्टार्ट हुआ, जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक, और अगर आप देखें 10 11 12 बजे तक किसी चैनल ने इसकी स्टोरी नहीं दी उस तरह से, जैसे वो वहां पे मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा था कि ब्लास्फेमी हो गई है, ये हो गया, कोई टिक्कर नहीं चला, जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में रहे। और उसके बाद इस वाक्य में, बाकी वाकयात में तो मुझे नहीं पता, शांति नगर या जोसेफ कॉलोनी में, हालांकि मैं उनकी भी रिपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन इसमें मुझे जो चीज नजर आई है कि इसमें जो वहाँ की मकामी मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन्होंने बड़ी हद तक इनका साथ दिया है क्रिश्चियंस का। जो हमलावर थे वो बाहर से आए थे, ये मैंने बाद में भी 2 4 दफा गया और नोट किया। मैंने बहुत दफा ये क्वेश्चन किया वहाँ के जो क्रिश्चियन टाउन के रहने वाले लोग थे कि क्या आपको कभी फील हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो उनका ये कहना था कि हमने तो कभी सोचा नहीं था, बल्कि मुझे ये भी बताया गया कि जो जिन जिन पे इल्जाम ठहराया गया था, वो जब वो निकले हैं मोहल्ले में से, तो जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप चले जाएं। ये जो हमलावर आए हैं जिन्होंने आग लगाई है, सारा कुछ किया है, ये ट्रॉलियों पे जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने आके किया। सेकंड क्वेश्चन जो इसी में आता है कि भी इनकी अब क्या वो मुनासिब हेल्प हुई है जो होनी चाहिए थी या नहीं। तो मेरा जाती जो मैंने इसमें तजिया किया, इससे हो सकता है मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पुलिस को वहां पे इनका साथ देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। क्योंकि फर्ज करें ये मामला स्टार्ट हुआ था क्रिश्चियन टाउन से, क्रिश्चियन टाउन में अगर इतना हजूम आ गया था एक वहां पे, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो पुलिस उस वक्त जाके बाकी बस्तियों को तो बचा सकती थी। लेकिन वो इनकी हिकमत अमली इतनी नाकस थी कि इन्होंने एक किस्म का उस हजूम को खुला फ्री हैंड दे दिया गया। वो लूट मार करते रहे, वो जलाते रहे। और इसमें जब कोई जुडिशियल कमीशन या जीआईटी बनेगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, तो उसमें मेरा ख्याल है इस बात का इंकशाफ भी होना चाहिए कि लूट मार कितनी देर हुई और जलाओ घेराव कितनी देर हुआ। क्योंकि पहला जो ग्रुप था वो तो बड़े आराम के साथ उसने घरों को लूटा है। जब घर लूट लिए गए हैं तो उस लूट के शवाहिद मिटाने के लिए फिर जो है ये आग लगाई गई है और ये सारा कुछ किया गया है। इसके बावजूद जो क्रिश्चियन लोग, अगर उनकी माल तो उनका गया, इसमें तो सारों को पता है कि अब मैं लास्ट टाइम जब गया था तो मुझे लिए बड़ा एक अमदनाक था कि जिन घरों में जाके हम चाय पीते रहे, खाना पीते रहे, उनके घर में हमें पाने के लिए एक गिलास तक नहीं था पानी का, वो तक उठा के ले गए या जला दिया गया। लेकिन वहां पे जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि जानी नुकसान ना होने की वजह जो है, जो वहाँ के लोकल मुस्लिम्स थे उन्होंने साथ दिया। बल्कि ये भी बात ऑन द रिकॉर्ड है कि जो क्रिश्चियन टाउन के बाहर वाली मस्जिद है, वहां पे जब वो कहते रहे उन्हें कि ऐलान करो, तो उनके जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने इस चीज का ऐलान नहीं किया। बाहर से वो यासीन नाम का आदमी आया, उसने उनसे वो छीना और वो ऐलान किया, और ये सारी जो मामला हैं ये फैल गए। तो मैं इसमें ये समझता हूँ कि मीडिया का किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा है जो वहाँ के लोकल मुस्लिम है। और अभी भी मायूसी की कोई इतनी बात नहीं, ये वाकयात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अक्सरियती कम्युनिटी है उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ देते हैं। अभी रिसेंटली इस वाकया को 5 या 6 दिन गुजर गए, लेकिन इसके दौरान आप देखें कि बादशाही मस्जिद के खतीब से लेकर जमात इस्लामी के जो वो हैं अमीर हैं वो, और मेन स्ट्रीम की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वहां पे गए हैं। तो ये एक अच्छा अमल भी है, लेकिन इसमें बुरा अमल ये है कि जो कम लोग हैं, जो शिद्दत पसंद थोड़े हैं, वो इन पे हावी हैं। आज के प्रोग्राम के लिए हमारे साथी अक्सर कमल ने जड़ावाला जाकर टेस्टमनी रिकॉर्ड की है। हम इससे पहले कि हम दूसरे स्पीकर को दावत दें, हम आपके साथ वो टेस्टमनी शेयर करना चाहते हैं। शुक्रिया। अपनी दुकान चके तो बिल्कुल सुता दुनिया उधर दौड़ी जाती थी। मैं पूछा की गल वा, फिर दौड़ गए, फिर बीबी आई, मैं पुत गल सुनो, कहते क्यामत आनी है। मैं क्या फिर मजाक कर गई मैनू, मैं तो देखा, मैं फिर लग गई ना लोग बैग चके आ। मैं आखिया मैं कोई बच्ची फड़ ही लिया,
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਕਈ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਜਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਏ? 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਲੇ ਛਾਵਾਂ ਸਾੜੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। 5 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲ ਸੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ, 16,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 22 ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 3 ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਵੀ? 12 ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੈੱਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀ ਚ ਆਏ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਸੀਹ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਸੀਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਫੈਮਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ। वालेकुम सलाम। अपने अगले स्पीकर को दावत देते हैं। नूरुल चैनल 24 न्यूज 80 से वाबस्ता एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। कमजोर तबकात खास तौर पर अकलियतों और खवातीन के हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद स्टोरीज की हैं। सानहा जड़ावाला के हवाले से भी 24 की वेबसाइट पर उन्होंने उनका एक मजमून शाया हो चुका है। जड़ावाला से ताल्लुक होने की वजह से इस वाक़े के मुज़मरात और वहाँ की सोसाइटी पर असरात वो हमसे बेहतर तौर पर शेयर कर सकती हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ इस बात को शेयर करें कि ये जड़ावाला का वाक़या बुनियादी तौर पर हुआ क्यों था। ओवर टू यू नूर। सबसे पहले तो मैं मिनोरिटी कंसर्न और आपकी बेहद मशकूर हूँ कि मुझे प्रोग्राम में शामिल किया, लेकिन मैं शुरू में ही एक बात वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने हमेशा अमन का पैगाम दिया, लेकिन सद अफसोस कुछ लोग इस पैगाम पर अमल करने की बजाय जहालत का मुजाहरा करते हुए बेगुनाह इंसानों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते हैं। बिलाशुबा कुरान पाक की बेहरमती हर मुसलमान के लिए एक इंतहाई तकलीफ दे अमर है, लेकिन वहीं किसी भी मजहब की इबादतगाह और मुकद्दस कुतुब को जलाना भी एक मकरूह फेल है, जिससे कुरान करीम में सख्ती से मना किया गया है। दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई जुर्म हुआ भी है तो सिर्फ मुलज़म को कानून के हवाले करके तफ्तीश की जानी चाहिए, ना कि पूरी कम्यूनिटी के खिलाफ इस तरह का जलाओ गिराओ फसाद बर्पा कर देना बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा करने वाले चंद लोग ना सिर्फ इस्लामी तालीमात से नावाकिफ हैं, बल्कि उनकी तबीयत में शरपसंदी मौजूद है, जिसका मुजाहरा उन्होंने जड़ावाला में गिरजाघरों और मसीही पाकिस्तानियों के घरों को जलाकर किया। देखा जाए तो ये साफ वाज़िया नजर आता है, ये पूरा वाक़या एक सोची समझी साजिश लगता है, जिसे या तो मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए करवाया गया या फिर किसी निजी दुश्मनी की बिना पर बदला लेने के लिए रचाया गया। हुआ कुछ यूं था कि 16 अगस्त 2023 को जब लोग टहलने के लिए अपने घरों से निकलते हैं तो गली के कोने में उन्होंने कुरान पाक के चंद उराक नीचे बिखरे हुए देखे, जिन पर सुर्ख स्याही से कुछ तहरीर किया गया था और साथ ही एक हाथ से लिखी गई तहरीर भी थी, जिसके ऊपर कुरान पाक के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ बातें तहरीर थी, जो कभी शायद उनको बयान करना मुनासिब बात नहीं है। इस तहरीर के ऊपर अगर देखा जाए तो साथ ही 2 लोगों की तस्वीर भी लगी होती है और उसके साथ उनके मोबाइल नंबर और उनका जो नाम और घर का एड्रेस भी लिखा जाता है। और इसी नाम में जब लोग जो हैं वो
फैल जाते हैं, देखते हैं और उस वाक़े के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उनमें से जो कि जिनको इल्ज़ाम दिया गया है कि इन्होंने ये कुरान पाक की बेहरमती गई है, ये जिनकी तस्वीर लगी थी, उनमें से उनका एक भाई रास्ते से गुजर रहा होता है, यानी कि अपने काम से वो वापस आ रहा होता है, लोग उसको रोकते हैं और बताते हैं, और जब वो देखता है अपने बाप और भाई की तस्वीर ऊपर बकौल उसके, वो उससे अल्लाह तलकी का इजहार करता है। ये लोगों का कहना है कि वहाँ से वो कुछ तहरीर जो लिखी हुई थी उनको वो लेता है और वो लेके चला जाता है अपने घर, अपने वालिद को, अपने भाई को बुलाता है जो कुछ टाइम पर सो रहे होते हैं, और उसके बाद उसके बाप और भाई जो होता है वो भी इससे अल्लाह तलकी का इजहार करता है। जी थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मुझे बार बार ऑफ करना पड़ता है अपना कैमरा क्योंकि वो इंटरनेट जो है वो स्टेबल नहीं रहता। तो अभी हम लोग अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और इसमें कुछ मज़ीद सवालात हैं जो आफ्ताब साहब और मैंने डिस्कस करके जो है वो चुने हैं ताकि हमारे नाजरीन को एक क्लियर पिक्चर हम लोग दिखा सकें अपने इस प्रोग्राम के हवाले से। तो मैं चाहूँगी कि हमारे स्पीकर जो है नवीद वाल्टर साहब, उनसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि उनका कुछ काम रहा है इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से भी, जब वो हमारे इधर फैसलाबाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स करवा रहे होते थे और मैं उनकी एक्टिविटीज में शामिल भी होती रही हूँ, और हम लोग अभी सोशल मीडिया के थ्रू भी देखते रहे हैं कि उनका काफी काम है इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से। तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर वो हमें थोड़ा सा गाइड कर पाए कि जो हमारी मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में बेहतर तरीके से मिलजुल कर किस तरह रह सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करना चाहता हूँ। जो हमने जड़ावाला के कॉन्टेक्स्ट में देखा और जब भी ऐसे वाकयात होते हैं उसमें मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि हमें क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग के साथ साथ क्रिश्चियन क्रिश्चियन डायलॉग भी करना चाहिए, और फिर क्रिश्चियन मिनॉरिटी और फिर मिनॉरिटी मिनॉरिटी डायलॉग भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें यूनानिमसली जो है ना क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग या मिनॉरिटी मुस्लिम डायलॉग, मिनॉरिटी मेजॉरिटी डायलॉग जो है ये जारी रखनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, जिसकी हमने कमी फील की, जिसका जिक्र आफ्ताब साहब भी कर रहे थे इस ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है। जब तक हमारी मुश्तरका और मुतफिक का आवाज किसी भी इशू के बाद इकट्ठी कहीं पे नहीं जाएगी, हमारी कोई वैल्यू नहीं। हमें सिर्फ छोटे छोटे रिलीफ के जो पैकेजेस हैं वो नहीं चाहिए, हमें इक्वल स्टेटस चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें अपने हकूक चाहिए। हम रिलीफ पे जो है ना पढ़ने वाली कौम नहीं है, हमें अपने जो हक है वो चाहिए। और ये हक शुरू होता है आइन के आर्टिकल 2 से, जो हमारी स्टेट को जो है ना मुस्लिम डिक्लेयर करता है। अच्छा, स्टेट भी जब मुस्लिम है तो फिर आपका मतलब तो ब्रॉडर है ना कि हम और मुसलमान कैसे मिल के काम कर सकते हैं। जब स्टेट का रिलीजन भी मुस्लिम है, जब हमारे आर्टिकल्स हैं 41, 92 जो हमें कहते हैं जी सदर वजीर आजम भी जो है वो जो है क्रिश्चियन नहीं हो सकता, जब हमें जो कलीदी ओहदे हैं वो नहीं मिल रहे, तो ये बहुत मुश्किल है कि हम एक लेवल पे मिलके काम करें। अलबत्ता जो रिलीजियस क्लरिक्स हैं, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो हमेशा जब भी कोई इशू होता है उसमें साथ देते हैं, और इस इशू में भी हमने देखा है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात इसमें ये है कि अब भी कुछ सियासी पार्टियां, ऑफ कोर्स उनके भी जो लीडर्स हैं, जो उनके सरबराह हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी मुस्लिम हैं, तो वो कहाँ पे हैं? कुछ सियासी पार्टियां जो इक्तदार में रहती हैं और अब भी हैं, उनके मैंने तो कोई जो बड़े लीडर हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो नहीं देखे इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि उनकी सियासी मसलतें हैं और आगे इलेक्शन भी आ रहा है। तो ये जो सियासी मसलतें हैं, जब तक ये हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये दूर नहीं करेंगे, तब तक हम मसीही और मुस्लिम मिल के पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बराबर किरदार अदा नहीं कर सकते।
जो मिनॉरिटी के लीडर मुख्तलिफ जमातों से आए हैं वो तो कोई मतलब हमारे अपने है ना, वो उन्होंने तो आना ही आना था, वो तो उनका फर्ज था कि वो आए, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, उन्हें वहां पे शामिल होना चाहिए था। कुछ मजहबी जमातों के जो सरबराह थे वो आए हैं, ये बहुत खुश आइंद बात है। तो ब्रॉडर लेवल पे हमें क्रिश्चियन और मुस्लिम मिल के काम करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद की जरूरत है, आपस में राब्तों की जरूरत है, बराबरी की जरूरत है। आप देखें ये किस तरह की बराबरी है, ये किस तरह का जो क्रिश्चियन मुस्लिम का तल्लक है कि वाकया जड़ावाला को हुआ और उसका जो क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, शौकत मसीह, उसको जो है वो वहां से जो है वो डिसमिस कर दिया गया। तो ये क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अब जब वाकया हो गया है तो इसके साथ साथ ये मौका है कि आइंदा इस तरह का वाकया ना हो। तो ये एक वेल प्लान जो था वो मॉब वायलेंस था, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग है, हमें जो रिलेशनशिप्स हैं, हमें जो एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी के अंदर जो कॉमन चीजें हैं उसको भी सामने लेके आना चाहिए। अच्छा, मैं इधर समीर साहब बैठे हुए जंग और जियो में काम करते हैं, मैंने देखा है कि इस वायलेंस के बाद उन्होंने एक प्रमोशन मुहिम चलाई थी जिसमें वो ऐसी अहादीसे मुबारका और ऐसी आयाते मुबारका सामने ला रहे थे जिसमें जो इस्लाम में मौजूद जो मुआहदे हुए हैं मसीहियों के साथ, तकलीतों के साथ, और उनका जिक्र है, बल्कि कुछ मुआहदों का जिक्र है कि ता क़यामत आप इसके पाबंद हैं। उनकी प्रमोशन क्यों नहीं की जाती? स्टेट क्यों नहीं उनकी प्रमोशन करती? और उसके बाद ये हड़तालों की अलानात और गाहे गाहे मुख्तलिफ जगहों से जो खबरें आ रही हैं, ये समझें कि जो सारी कौम है ये बरूज पे बैठी हुई है, ये कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसका सदेबाब अगर इस मॉब वायलेंस के बाद ना किया गया तो मेरे ख्याल में ये बात हाथ से निकल जाएगी, और स्टेट को इस बात पे सीरियस रहना चाहिए। इसके तमाम जो पिलर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी बयान सामने है, सदर, वजीर आजम, पॉलिटिकल पार्टी सारे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के रिलीजियस क्लैरिक्स का जो है, जैसे ताहिर अशरफी साहब है, बड़ा अच्छा रोल है। तो इन सबको क्यों नहीं इकट्ठे बिठा के एक स्ट्रेटजी, एक पॉलिसी बनाई जाती ताकि आइंदा ऐसा ना हो। क्रिश्चियन मुस्लिम इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं और आइंदा भी करते रहें। अभी हम लोग अपने अगले जो स्पीकर हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि वो किस तरह से देखते हैं हमारी क्रिश्चियनिटी के फ्यूचर को पाकिस्तान में, मतलब कि जो हमारी क्रिश्चियन बरादरी है उसका क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, और उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या खौफ हैं इन सारे सिनेरियो को देखते हुए। जी, ओवर टू खुवर साहब। जी अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत अहम थीम की तरफ हम बात कर रहे हैं, वो है इंटरफेथ डायलॉग। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत इंटरफेथ डायलॉग बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इंटरफेथ डायलॉग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आप डायलॉग में जो लोग उस डायलॉग टेबल पे बैठे हैं उन सबको बराबर समझें, वरना इंटरफेथ डायलॉग नहीं होता। वरना जो मेजॉरिटी फेथ है वो बता रहा होता है कि हमें ये लगता है कि ये करना चाहिए। डायलॉग का मतलब ये कि जो एक मसीही है, एक हिंदू है, वो जो बात कर रहा है और एक जो मुसलमान बात कर रहा है उसकी बराबरी हो। अगर वो बराबरी नहीं है तो इंटरफेथ डायलॉग नहीं है, तो वो डायलॉग ही नहीं है, वो लेक्चर है। तो लेक्चर और डायलॉग में हमें फर्क समझना चाहिए। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी के राइट्स की, क्योंकि अभी इस वक्त हम फोकस क्रिश्चियनिटी के ऊपर कर रहे हैं, जड़ावाला का वाकया हुआ है, बाकी डिटेल में जाए। सिर्फ ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, एक टॉपिक हुआ है फोर्स्ड कन्वर्जन। मसीही बच्चियों की भी होती है फोर्स्ड कन्वर्जन, हिंदू बच्चियों की भी होती है। हमें ये रियासत भी ये बताती है और लोग भी बताते हैं कि ये जो सारी जो इंतहा पसंदी ये चंद लोग करते हैं, जो ज्यादातर मुसलमान है उनका इससे कोई लेना देना नहीं।
तो भाई मैं तो ये पूछता हूँ कि इतनी से टन लोग हैं जो बिल्कुल नामालूम अफराद होते हैं, इनके पास इतनी ताकत है कि वो आके करके चले जाते हैं, ना रियासत कुछ कर पाती है, ना आवाम को कोई कुछ नहीं कर पाता। तो चंद बुनियादी सवालात मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको पाकिस्तान के किसी भी अखबार में किसी भी टीवी पे वो सवालात नजर आ जाएं तो फिर मैं ये मानने को तैयार हूं कि ये कोई चंद लोग ही कर रहे हैं। फोर्स कन्वर्जन का एक टॉपिक है, उसमें ये कहा जाता है कि जी आप जब भी कोई फोर्स कन्वर्जन का वाकया होता है तो बताया जाता है कि जी वो जो 14 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, चले मान लिया 18 साल की बच्ची, अमूमन खवातीन को ही हम फोर्सेबल कन्वर्जन होती है उनकी, कहते हैं कि जी वो अपनी मर्जी से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। चले अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया होगा, अरे भाई मर्जी का तब ताल्लुक होगा जब आप रियासती तौर पे दूसरों को इस्लाम से दूसरे मजहब की तरफ भी जाने की इजाजत दें। अगर आप सिर्फ इस्लाम कबूल कर सकते हैं, आपका रूट ही सिर्फ एक है, तो वो तो फिर जितनी कन्वर्जन हो रही है पाकिस्तान में वो फोर्स है। तो ये मैं शायद, मुझे नहीं पता, मैं शायद किसी अलग दुनिया में रहता हूँ, कोई मेरी अलग वो, मैं तो कह रहा हूँ ये इतनी फंडामेंटल हमारा इतना बड़ा एक फर्क है इसके अंदर। आप जब तक ये इतने, और मुझे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन कहीं आपको ये सवाल मिलता है कि पाकिस्तान में और किस तरह की कन्वर्जन हो सकती है? ये देखें, ताहिर अशरफी साहब ने बड़ी अच्छी, हमारा इतना इस वक्त वो है कि ताहिर अशरफी साहब ने जो बयान दिए वही हमारे लिए बड़े इनकलाबी थे कि जी कोई माफी मांगना यही बहुत बड़ी बात है, ये कहना कि जी जो बाकी जो मसीही किताबें हैं उनका तकद्दुस बहुत अहम है, यही बहुत रेवोल्यूशनरी बात है। लेकिन मेरे लिए तो बड़ी एक अहम बात, ताहिर अशरफी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अगले दिन हुई थी, ताहिर अशरफी साहब के साथ जो लाहौर के आर्च बिशप हैं सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, वो बैठे हुए थे। मैंने जब उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोली, उन्होंने बड़ा अच्छी चीजें पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा, वैसे तो डिटेल में उन्होंने कहा, मुख्तसर सी उन्होंने एक बात की थी कि कोई भी अगर ज़ी अक्ल शख्स हो, उसे पता है कि मुल्क का कानून क्या है, उसे पता है कि जी मुसलमान जो हैं वो कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है, वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी अगर इस किस्म की बेहुरमती करने से पहले 100 दफा सोचेगा, बल्कि और अपना नाम, तो कोई ज़ी अक्ल शख्स तो अपना नाम नहीं लिखेगा कि मैंने ये किया। अब ये एक उन्होंने बड़ी लॉजिकल एक आर्गुमेंट दी है जो कि बिल्कुल इसमें मतलब मंतकी तौर पे आप इसको देखें तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन बहैसियत एक मुसलमान मेरे लिए तो ये शर्म का मकाम है कि एक जो मजहबी रहनुमा है किसी दूसरे मजहब का, वो उसको सिर्फ मतलब हमारी जस्टिफिकेशन ये है कि कोई ये नहीं कर सकता क्योंकि अगले बंदे में खौफ इतना होगा कि वो खौफ के मारे ये नहीं करेगा। और ये फैक्ट है, ये लॉजिकली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा समझ के साथ सोचें कि हम कह रहे हैं, और ये सिर्फ एक आम इंसान नहीं कह रहा, मैं फिर वो जो पहले मैंने जवाब दिया, हमारा कानून यही कह रहा है, जब तक हम ये चीज एड्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान का वजीर आजम सिर्फ मुसलमान क्यों बन सकता है? तो ये सवाल कौन पूछ रहा है? मुझे अगर आपको ये सवाल कहीं नजर आ रहे हैं हमारे मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑल्टरनेटिव मीडिया में भी ये सवाल नहीं, तो फिर आप डायलॉग कैसे करेंगे? और देखिए, फ्यूचर ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात की, जाहिर बात है जो हमारे मसीही पैनलिस्ट हैं, और जाहिर बात है ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि फ्यूचर क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क का बेंचमार्क ये होता है कि उसकी जो सबसे किनारा कश, सबसे जो पसमानदा जो सिटीजन हैं वो कितने महफूज हैं, उनके क्या हालात हैं। अगर उनमें इतना खौफ और डर है कि वो अपने हुकूक नहीं मांग सकते, हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारा दीन ये हक देता है, हमारा ये हक जो है वो आलमगीर होता है, हक यूनिवर्सल होता है, हक आपको कोई देता नहीं है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे ना, तब तक हम बराबरी की तरफ नहीं जा सकते। इस मुल्क का हल, हर मुल्क का हल सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इगैलिटेरियनिज्म, मुकम्मल मसावात परस्ती है। जब तक हम ये नहीं करेंगे कि एक किसी का मजहब इस्लाम है या मसीहत है या हिंदू मत है, वो बराबर शहरी है पाकिस्तान के, जब तक आप इसकी जो रियासत है आइन को सेक्युलराइज नहीं करेंगे, कोई भी डायलॉग नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बुनियादी चीज है जो हमें करने की जरूरत है, और ये जब तक नहीं होगी ना, तब तक आपको छोटे छोटे टोकन जरूर मिल जाएंगे, छोटे छोटे रिलीफ जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जो जड़ है वो जड़ वहीं की वहीं बरकरार रहेगी। ये मेरी जाती राय। थैंक यू सो मच कुंवर साहब, बहुत सारी चीजें आपके इस राय से हमें सीखने को मिली हैं। और कि हमारे सेकंड राउंड का जो नेक्स्ट सवाल है मैं पूछना चाहूंगी समीर साहब से। तो समीर साहब, आपकी क्योंकि खास नज़र है इस सारे वाक़े पे, तो मुझे बताइएगा कि ये जो विक्टिम्स थे, क्या उनको किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन मुहैया की गई? आपने क्योंकि ग्राउंड पे काम किया है, और ऑब्वियसली जब सिर्फ एक आपने वहां पे जाके रिपोर्टिंग नहीं की होगी, आपने बहुत से सवाल भी आपके जहन में आ रहे होंगे, लोगों ने भी आपसे बहुत से सवाल किए होंगे, और आप चाहते होंगे उनके जवाब हमें नजर आए।
तो क्या जो विक्टिम्स है उनको किसी किस्म की सोसाइटी या स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन होती है? और जो अटैकर्स हैं, जब उन्हें कैच किया जाता है, पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है, तो सोसाइटी और स्टेट का रिएक्शन क्या आता है? और क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे जो वाकयात हैं उनकी रोकथाम हो सकेगी, वो बंद होंगे? सिर्फ क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है अभी तो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जड़ावाला की, तो हमारा फोकस जो है वो क्रिश्चियंस है, लेकिन जो बाकी भी कमजोर तबकात होते हैं जिनमें हिंदू भी हैं और बाकी भी कमजोर मुआशरे की वो है लोग हैं, तो क्या उनके खिलाफ जो मॉब वायलेंस होता है उसके खत्म होने के कोई चांसेस हैं? इज दैट बहुत ओके? शुक्रिया सर, आपने मेरे से 3 सवाल पूछे जो जी 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 आवाज आ रही मेरी सर? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, आपने मेरे से 3 सवाल पूछे हैं और तीनों बड़े हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि उनको तीनों को मतलब जो है वो अलग-अलग जवाब दूं। पहला आपने पूछा है कि क्या विक्टिम को सोसाइटी और लोग तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है या नहीं लोगों की तरफ से। तो मैं अभी जो नवीद भाई ने बात की थी, नवीद वाल्टर साहब ने, कि जो मकामी जो कहते हैं कि हम लोग बाहर से आए हैं, मकामी नहीं है। तो FIRs ये बता रही है कि मकामी, ये बात दुरुस्त है कि FIRs में मकामी लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन आप अगर वो वीडियोस देखें, हम तो वो देखते रहे हैं कि जो चर्च की स्लीव तोड़ रहे हैं, जो ऊपर चढ़े हैं, वो तमाम के तमाम 12 से 14 साल के बच्चे हैं। 12 से 14 15 साल के बच्चे, और ये ट्रॉलियों में आए थे। मकामी से मुराद ये है कि जो अहले मोहल्ला या अहले इलाका, हम इसको ले रहे हैं, मैं अगर इस मकामी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये जो बच्चे ट्रॉलियों पे आए हैं, ये देहातों के थे, इधर से और उधर से आए और इन्होंने ये किया। अब जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जो उनके हमसाए, उनकी तरफ से तो विक्टिम को प्रोटेक्शन मिल रही है, बल्कि इसके हमें जो जब कह रहे थे कि हम इसको कैसे सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं, या हम जो ये रवाबत जो हमारे मुनक़ता हुए हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा था कि जो अच्छी मिसालें उनको भी हम सामने लेकर आए। अभी 2-3 वाकयात ऐसे मीडिया पे आए भी हैं जिसमें कि वो मुस्लिम एक घर है, उन्होंने एक फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उन्होंने वो खाना भी दिया, और उनके घर के सामने वो जाए नमाज बिछा के वो बैठ गए साहब, खालिद नाम, तो उन्होंने कहा जी ये मेरी बहन का घर है। और वो इस तरह और बहुत सारी 2-3 मिसालें हैं कि उन्होंने अपने घर से आयात और कैलेंडर निकाल के लटका दिए। जो हमसाए थे उन्होंने तो तहफ़्फ़ुज़ किया, वो अब भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक, जब इतने बड़े पैमाने पे आपने FIRs दे दी हैं, 21 FIR हैं, और उनमें जिनकी बात अभी नवीद भाई ने पिन पॉइंट किया है कि जो लोकल नामजद किए, लोकल लोग वो हैं जिन्होंने तकरीरें की हैं। और हमारे यहाँ जो हमारा मुल्क है, जो हमारा खिता, इसका ये मिजाज ये है कि जब कोई जुलूस होता है, उसमें हम जब बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कहना है। तो ये वो लोग थे जो जुलूस से खिताब कर रहे थे, जो मजमे में आके अपनी लीडरी के शौक में उन्होंने बोला, ये उन लोगों पे FIR दी गई हैं। उनमें वो एक जमात है जिसका भी जिक्र भी किया गया कि उसको कालदम कुछ दिनों के लिए करार दिया गया था, ज्यादा लीडर उनके हैं। तो ये सब जब इतनी बड़े पैमाने पे हुई हैं, तो फिर सोसाइटी का रिएक्ट भी आ रहा है। आज चूंकि जड़ावाला में उन्होंने हड़ताल की, सारी उनके बाजार बंद रहे, और उसमें यही था कि जी ये जो हमारे पे जो है नाजायज गिरफ्तारियां या FIR हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ के लोगों में खौफ व हरास है। और बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि जो लोग देहात में रहते हैं, क्रिश्चियन खास तौर पे, देहात का कल्चर जरा शहर से मुख्तलिफ होता है। देहात में अगर कोई एक पत्थर भी किसी को मारेगा तो उसे पता होगा कि ये, वहाँ लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। शहर में जब हजूम बनता तो नहीं पहचाना जाता। तो वहाँ एक किस्म की जाती दुश्मनी आप बन गई है, और उसकी वजह से लोगों में बहुत खौफ और हरास है। एक तो ये सिलसिला खत्म करने के लिए जो हुकूमत को है वो इकदाम उठाना चाहिए। दूसरी जो था कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन तो मिल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट अलामती तौर पे कर रही है, और वो जो अलामती तौर पे की गई चीजें हैं वो बहुत नुकसानदेह हैं सोसाइटी के लिए। मसलन अब थानों में मिसाक सेंटर बना दिए गए हैं, और उन मिसाक सेंटर्स में कहा गया है कि जी क्रिश्चियन अफसर ही तैनात होगा। ये कैसे पॉसिबल है? अब फर्ज करें, कभी भाई ने जिक्र किया है जी, ये फोर्स कन्वर्शन का जो केस है वो आ जाता है, वो लड़की क्रिश्चियन है और उसको ले गए हैं, वो मुस्लिम कर गए हैं, तो वो अगर क्रिश्चियन अफसर के पास जाएगी मसाक सेंटर में, तो वो तो उसकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो बेहतर नहीं है कि उसकी बजाय मेरिट और कानून को अपनाया जाए? इस तरह की जो ये जाहिरी बातें कर रहे हैं, ये बहुत नुकसानदेह सोसाइटी के लिए। तो जो विक्टिम्स हैं उनको इस वक्त तो लोकल जो लोग हैं, जो लोकल सोसाइटी, उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ तो है, लेकिन जो लोग FIRs में नामजद किए गए हैं, अब आज की वो बता रहे हैं कि अभी तक तो 600-700 लोग उन्होंने वो इंडिकेट किए हैं जिनको गिरफ्तार करना है। उनकी तरफ से वो जारी बात है, उनको खदशा भी है जब ये होगा। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा लाहे अमल नहीं आया। जैसे अभी आप कह रहे थे कि ताहिर अशरफी साहब या इस तरह के लोग, बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि उन लोगों को ला के सामने उनको खड़ा किया जाए, उनको कहा जाए कि हमने जो शर पसंद है उनको तो सजा देनी देनी है, लेकिन बाकी सारों ने तो हमने यही रहना, यही हमारा खिता है, हमारे घर मुश्तरक हैं, हमारी दीवारें मुश्तरक हैं। और क्रिश्चियन टाउन में आप देखें छतें मिलती हैं एक दूसरे के साथ,
तो वो बेचारे कैसे एक दूसरे के साथ, वो उनके लिए एक दूसरे का बुरा सोच सकते हैं। हो सकता है एक आधा एक दो गलत लोग हों या कुछ शर्पसंदों के वो साथी बन के हों, लेकिन मोस्टली जो हमसाए हैं उनकी तरफ से आप बेहतर सलूकी देखने में मिल रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए हमारे साथी नवीद वाल्टर साहब ने भी हमें कुछ टेस्टमनीज रिकॉर्ड करके भेजी हैं, जो हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की हैं। हम वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। जब हम सो रहे थे तो तभी शोर पड़ गया, उठो उठो भागो इधर से, भागो इधर से। हम अपने बच्चे लाके भाग के, कुछ हुआ जैसे आप देख रहे हैं, इससे भी बुरी हालत, लोग सब उठा के ले गए। समझ नहीं आ रही है किधर को जाए। भाग रहे थे, जिधर हजूम दिखता उधर को चले गए, इधर हजूम दिखा उधर को भाग गए। समझ नहीं आ रही थी। फैमिली हम शहर से बाहर निकाल दिए। हम डर गए थे, वो कह रहे जिधर जिधर तो किसी ने देखा उधर ही मार देंगे। मैं जब अर्ली मॉर्निंग सुबह उठा तो तकरीबन 6 बजने में 15 मिनट बाकी थे। तो मोस्टली क्रिश्चियन लोग जो है वो मॉर्निंग प्रेयर के लिए उठते हैं सुबह। ठीक है। लोगों का शोर सुना तो मैं जब नीचे आया तो मैंने देखा कुछ हमारे मुस्लिम भाई और कुछ बहनें थी यहाँ पे। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। तो मैंने भाई को कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, क्या वाक़या हुआ है, क्यों आपने ये शोर डाला हुआ सारा। उसने कहा कि भाई ऐसा हुआ है कि हमें कुछ मुक़द्दस कुरान के अवारात मिले हैं जिस पर कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो लिखे गए हैं, और एक जो है वो तस्वीरें भी उनके साथ लगाई हैं। तो ये आप देखें। उसने मुझे दिखाया, फिर उनके घर से मिले हैं। मुस्लिम घरों के पास जो है वो ज़मीन पर बिखरे हुए थे। तो फिर मैंने उनसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। भाई सलीम था और उमैर था जो नाम था, और साथ में उनकी तस्वीर भी लगी हुई थी। तो फिर उन्होंने मौलाना साहब को फ़ोन किया। मौलाना साहब आ गए। तो मौलाना साहब से हमने कोशिश की कि हम इसको डायलॉग के ज़रिए हल करें, लेकिन जो हमारे घर, जो हमारी मोटरसाइकिल, जो हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचा दिया है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस लेंगे। वो यहाँ से फिर निकल गए, स्लिप हो गया, हमें नहीं पता। हम तो अपने बीच बचाव के लिए मतलब वो जो है वो कोशिश में हो गए। सुबह सुबह उठे तो नहीं ऐलान हुआ ना कि बिटियों की बच्ची को आग लगने लगी है। ऐलान सुन के हम उठ गए 6 बजे। देखा तो हम बच्चे जैसे भी थे हम लेके अपने घर से निकल पड़े। ठीक है। हाँ, बाद में पता चला कि ये हादसा मर हो गया। हम 3 फैमिली में रहती थी, ऊपर भी ऐसा ही उन्होंने कबाड़ बना दिया और नीचे भी ऐसा ही कबाड़ बना दिया। मेरा अगला सवाल नूर से है, क्योंकि वो जड़ावाला में मौजूद होती हैं, वो वहां से हैं, इसलिए क्या वो हमारी मदद करेंगी इस बात को समझने के लिए कि इस वाक़े के फौरन बाद मुकामी सतह की जो सरकारी हुकाम थे और कौमी सतह के जो सरकारी हुकाम थे, उन्होंने कैसे अक़लियतों को, ख़ुसूसन मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात किए, और उनका फौरी रिएक्शन क्या था? ओवर टू यू नूर। और यहाँ तक बात है हुकूमती इक़दामात की, तो अगर देखा जाए कि जैसा कि 2009 में या 2015 में भी ऐसे वाक़यात सामने आए थे, उस वक्त उनको उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया था, या फिर कोई बाकायदा कोई लायामुल इख्तियार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से शायद ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनमा होते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो जड़ावाला में ये वाक़या हुआ है, इसके बाद जो है हुकूमती नुमाइंदगान जो थे वो हाई अलर्ट हो गए। और चूँकि जड़ावाला की फोर्स पुलिस के मुताबिक नफरी कम थी और उस तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे वो टाइम भी, तो जैसे ही बाकी शहरों से जो नफरी बुला ली जाती है, बल्कि आईजी पंजाब साहब खुद पहुंचते हैं और इस सारे मामले को वो खुद मॉनिटरिंग उन्होंने किया है। और वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी हैं वो भी दौरे के लिए जड़ावाला में पहुंचते हैं, और मुतासरीन जिनके घर जलाए गए थे उनको भी वो 20-20 लाख जो है वो इमदाद के तौर पर या मुआवजे के तौर पर अदा करने का उन्होंने वादा किया था। और साथ ही जितने चर्चेज़ यानी कि 19 के करीब या 22 के करीब चर्चेज़ थे, और 84 या 90 से अबाव कुछ जो घर थे जिनको जलाया गया था उनको 20 लाख देने का उन्होंने वादा किया था। और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, निगरान वज़ीर आज़म साहब अनवार काकड़ साहब, वो भी अगले ही दिन पहुंचते हैं और उसकी बाकायदा एक तकरीब की जाती है, और लोगों में वो जो 20-20 लाख के जो चेक थे वो भी यानी कि उनका वादा जो था उन्होंने वफा कर दिया, वो दे दिए गए थे। और उसके साथ साथ जो जितने भी चर्च या गिरजाघर जिनको जलाया गया था और उनको भी रीबिल्ड कर दिया गया था।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इलाके का दौरा करके मसीही बरादरी को आइंदा जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया और कहा था कि शर्पसंद अनासर जो हैं इनको रोका जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा किसी भी इंसान की ये जुर्रत ना हो, किसी भी शर्पसंद अनासर की ये जुर्रत ना हो। इसके अलावा जो नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो उन्होंने भी इलाके का दौरा किया, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारक मुमकिन हो सके और शर्पसंद अनासर को लगाम डाली जा सकेगी। कोशिश करते हैं कि हमेशा जब हम प्रोग्राम करें तो हम इस बात पे गौर करें कि हम कैसे इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नवीद साहब आपसे बात करूंगा कि स्टेट जो है वो जो मसीहों की ये सारा जो अमल है ये इजहार करता है कि कैसे जो माइनॉरिटीज है, स्पेशली क्रिश्चियन जिनकी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो परसिक्यूटेड है, वो एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है पाकिस्तान में। तो हमें स्टेट से क्या उम्मीद है कि वो मसीहों के खिलाफ पाकिस्तान में मौजूद परसिक्यूशन को एड्रेस करेगी मुस्तकबिल? अच्छा, उससे पहले आफ्ताब साहब मैं ना थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ। ये समीर साहब की बात बड़ी अहम की इन्होंने फोर्स कन्वर्जन पे, और जो अमर साहब हैं, तो ये हम भी इनको पता केसेस लेके जाते रहे हैं सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक। तो आगे जाके क्या होता है, उनके जो रेफरेंसेस हैं जो पुराने इन हाई कोर्ट्स वगैरह में, और जो हवाला जाते हैं मजहबी, उस हवाले से उनकी उम्र को भी कंसिडर नहीं किया जाता। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कई बार ये बिल आए हैं, एक ये इनके जो है पोस्ट कन्वर्जन के हवाले से, और दूसरा इनकी एज के हवाले से, जो माइनर बच्चियों की जो शादियां हैं इस हवाले से। और जो हमारी पार्लियामेंट्स हैं इसमें बैठे हुए लोगों ने इसकी मुखालफत की है। समीर साहब इस बात के गवाह है। तो जो प्रोसिक्यूशन है ये कैसे यहाँ पे खत्म होगी? प्रोसिक्यूशन स्टेट जो है वो ड्रेस करती है तब जब कोई वाकया हो जाता है, जब वाकया नहीं होता तब सारी चीजें बदल जाती हैं, और आखिरी इनकी जो ड्रामा होता है वो रिलीफ पैकेजेस का होता है। वो रिलीफ देते हैं और उसके बाद उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम सुनते हैं कि जीएसपी स्टेटस जो है वो 2014 से तो शुरू हो गया, अब दिसंबर में उसका एंड आ रहा है, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले जो यूरोपीय पार्लियामेंट है और उनके जो लाइज हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जो 27 कन्वेंशन हैं अगर उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो हम इसको रिन्यू करेंगे, इंक्लूडिंग रिलीजियस फ्रीडम और रिलीजियस लिबर्टी और मिनॉरिटी राइट्स भी उन्होंने स्पेसिफिकली इसमें ऐड किए हैं। तो मुल्क जो है तरक्की याफ्ता, उनकी जो बेस है, तमाम रिलीजन्स की बेस जो है, तमाम अखलाकियात जो है वो जस्टिस पे जो है वो मुनहसर है। जिस कौम में जस्टिस हो, जिस कौम में इंसाफ हो, जिस मुल्क के अंदर तमाम लोग जो है वो बराबर के शहरी हो, वहां ही तरक्की हो सकती है, वो मुल्क की इकोनॉमिकली भी आगे जा सकता है। हम चाहते हैं कि स्टेट जो है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से सीरियस हो, लेकिन इसके लिए स्टेट को अपनी जो मसलहतें हैं, जो अपने जो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मजहबी जमातों के साथ वो गहे गहे कर भी लेते हैं, जब वो वायलेंस करती हैं, टैकल स्ट्रिक्टली किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अभी तक मुझे स्टेट की कोई पॉलिसी ऐसी नजर नहीं आ रही जो रिलीजियस परसिक्यूशन को एड्रेस करे, और इसको स्टॉप करने के लिए कोई स्ट्रेटजी जो है अपनाई जाए। ये होना चाहिए, मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा करना है तो आइन की दफा 20 है जो रिलीजियस फ्रीडम को जो है एड्रेस करती है, और जिसका जिक्र तसद्दुक हुसैन जिलानी की जो मशहूर और मरूफ वर्डिक्ट है सन 2014 की, उसमें और भी बहुत सी चीजें उसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया होता। लेकिन उसको मैं तमाम सिविल सोसाइटी के, मुल्क की तमाम जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के कहने के बावजूद अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 11 अगस्त की तकरीर की प्रमोशन मैंने तो नहीं देखी कभी,
वो 11 अगस्त के हवाले से एक दिन की बात है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो जो रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं, इनको जब तक बराबरी नहीं मिलती, बराबर हकूक नहीं मिलते, जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो है वो खत्म नहीं होने वाली। थैंक यू। मैं अपने जो बाकी साथी हैं उनसे भी एक फाइनल जो है वो कमेंट लेना चाहूंगी कि उनको क्या लगता है कि मौजूदा जो हालात हैं इसमें स्टेट का क्या किरदार रहा है, और क्या स्टेट रिलीजियस परसिक्यूशन में कोई खास किरदार अदा कर रही है, या फर्दर हम लोग इस तरह के बात जो हैं उसमें इसका क्या किरदार देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम लोग अपनी स्टेट इस तरह ऑन बोर्ड लेते हैं, तो हमारे पास थोड़ा टाइम है कि हम लोग इस पे बात कर सकें। मैं चाहूंगी कि पहले कुंवर साहब जो हैं वो इस पे अपना फाइनल कमेंट जो है वो हमारे साथ शेयर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहले भी इंटरफेथ डायलॉग की बात कर रहे थे, उसमें नवीद साहब ने जिक्र किया था मुस्लिम क्रिश्चियन डायलॉग का, क्रिश्चियन क्रिश्चियन डायलॉग का। मेरे ख्याल में सबसे जो अहम डायलॉग है वो मुस्लिम मुस्लिम डायलॉग है, इसलिए क्योंकि रियासत के ऊपर, रियासती वसाइल के ऊपर, रियासती जो नजरिया है उसके ऊपर जो इजारादारी है वो मुसलमान की है। तो जब तक आप ये इतने बुनियादी मसाइल को आप जब तक नहीं हल करेंगे, तब तक मुझे अफसोस होता है कहते हुए इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे। और ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है कि इस वक्त, क्योंकि देखें हमने सोशल मीडिया के नुकसान की बात की और बहुत वो हो रहा है उसकी वजह से। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि आपने पूरी दुनिया को इकट्ठा भी कर दिया है। आप 1997 में जो करके आप कर सकते थे, आप अब 2023 में वो करते हैं, 2013 में भी चले थी सोशल मीडिया, लेकिन आज आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा। आप अगर एक हमने मुआशरती एक 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 बुरहान है, एक मुआशी भी है, आपने अपनी इकोनॉमी के लिहाज से भी बेहतरी इसी में है कि आप एक बराबर जो एक क्या कहते हैं, एक मतलब हमें रवादारी चाहिए, हमें एक ऐसी रियासत कायम करनी चाहिए जो मुतलकुल अनान ना हो, टोटलिटेरियन ना हो। उसके लिए जरूरी है कि आप हर इंसान को बराबर समझें, हर अकीदे को बराबर समझें, और जब तक ये नहीं होगा तब तक जो मेजॉरिटेरियन मॉब्स हैं वो वायलेंस में मुलव्वस रहेंगी और हम बैठे ये सोचते रहेंगे कि ये कैसे हो रहा है। समीर साहब, आप क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी सवाल को आपकी तरफ भी मूव करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि हम को क्या जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे वाक़या दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया मिस सक्सा। एक तो आपने ये पूछा है कि क्या रियासत संजीदा है इसको प्रोटेक्शन करने के लिए मिनॉरिटीज के, तो मैं उस सवाल का जवाब तो ये देना चाहता हूँ कि रियासत तो बिल्कुल संजीदा नहीं है। खास तौर पे ये जो सेटअप आया ना, इसमें अगर आप देखें कि जो मिनॉरिटी की जो वजारत जिनको दी गई है, जिन साहब को, हमारे वो अच्छे मतलब बड़े दोस्तों की तरह है, लेकिन वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने एक सूबे से उठा के एक नौजवान को एक इतनी बड़ी वजारत दे दी है जिनको पता ही नहीं है कि बाकी मामला क्या। तो बेहतर अगर वो संजीदा होती तो किसी पॉलिटिशियन को या किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी ऐसे शख्स को वजारत दी जाती जो मिनॉरिटीज के मामले और इश्यूज को समझते। सेकंड जो बात आपने पूछी है कि इसके लिए सजेशन क्या हो सकती है, तो मेरी जाती राय जो है, जैसे अभी नवीद साहब ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी, कि कानून को तब्दील किया जाना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं उसमें नजर नहीं आता कितनी जल्दी ये कानून तब्दील हो सकते हैं। तो फौरी तौर पर ये किया जा सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ऐसी कमेटियां बना दी जाएं, जैसे अभी जड़ांवाला में हुआ तो उलमा कराम आए हैं वहाँ पे, ताहिर अशरफी साहब आए हैं वहाँ पे, जो हमारे जो मौजूदा बने हैं मिनिस्टर मजहबी अमूर के वो भी आए, उन्होंने भी कहा। फिर इसके साथ बादशाही मस्जिद के जो खतीब हैं वो भी आए। तो हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ऐसी कमेटी बना दी जाए कि जहाँ खुदा न खास्ता ऐसा कोई ब्लास्फेमी का केस हो, वो पहले उसको इंटेरोगेट करे, वो उसकी तस्दीक करे। अगर तस्दीक हो तो उसके बाद जो है वो केस रजिस्टर्ड किया जाए। इस सतह पे अगर ये काम हो जाए तो फिर बहुत हद तक ये हजूम भी कंट्रोल हो सकता है और इस तरह की कार्रवाइयां भी कंट्रोल हो सकती हैं। क्योंकि जब ये बात बगैर तस्दीक के फैल जाती है कि वहां पे ब्लास्फेमी हुई है, मसलन अब इसमें एक ये जो जड़ांवाला का वाक़या, इसके बाद कुछ अच्छी शुरुआत भी हुई है। उन अच्छी शुरुआत में सरगोदा में ब्लास्फेमी के 4 केसेस हुए हैं, और 4 में से 3 केसेस जो हैं वो उलमा कराम के और ये जो क्रिश्चियन मजहबी लीडर्स हैं इनके आपस में मिल बैठने से खारिज कर दिया गया ना, कि ब्लास्फेमी का पर्चा खारिज होना कितना आसान काम। इस तरह रावलपिंडी के वाक़े का पहले जिक्र हुआ था, उसमें भी जो वहाँ के उलमा कराम है, वहाँ की मुकामी सिविल सोसाइटी है, उसने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। फिर इसके बाद ये जो हुआ है कसूर में हुआ है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन अब यही है कि सिविल सोसाइटी के लोग
وہ آگے آئیں، اور اگر حکومت اور ریاست سنجیدہ ہے تو اس طرح کی کمیٹیاں بنا دی جائیں علماء کرام کی جو ذمہ دار ہوں. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ منظر عام پر آتا ہے تو ان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ اس کی تصدیق کریں، اور اگر تصدیق ہوتی ہے تو اس کے بعد باقی جو کام کیا جائے تو پھر ان معاملات پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. نہیں تو بصورت دیگر جو یہ لہر ایک چل پڑی ہے وہ چلتی رہے گی، اور پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں وہ اس لہر سے مزید متاثر ہو سکتی ہیں. ہم آخر میں نور سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا تجویز کرتی ہیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے. ان کے خیال میں سوسائٹی اور حکومت ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی وہ تربیت کریں اور لوگ پھر اس طرح کی جرات نہ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو شر پسند عناصر ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی قانون کا سختی سے نفاذ بھی جو بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شر پسند عناصر ہیں ان کو قانون کی گرفت میں لا کر سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ پھر آنے والے دور میں کوئی اور دوبارہ اس طرح کی جرات نہ کر سکے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی محلہ اور شہروں میں مختلف سطح پر کمیٹیاں جو ہے وہ بنانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی رہنما اس میں تمام مذہب کے لوگ جو موجود ہوں تاکہ آئندہ کسی بھی ایسے واقعے کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جا سکیں اور بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے. کیونکہ ہر غیر مسلم شہری کے پاکستان میں اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مسلم شہریوں کے، اور اگر ہم لوگ ان اقدامات پر عمل کرتے ہیں تو آئندہ پھر مثبت تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے. میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ ہمارے سارے معزز مقررین جو تھے جنہوں نے آج بہت اچھی طرح سے ہے اس ٹاپک پہ روشنی ڈالی ہے. تو میں چاہوں گی کہ پروگرام کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے آفتاب صاحب بھی ضرور اس بارے میں کچھ چیزیں کریں. اوور ٹو یو. تھینک یو اکثر. میں آپ نے تمام جو ہمارے آج کے مقررین ہیں جن میں جناب نوید والٹر صاحب، سمیر اجمل صاحب اور قمر خلدون شاہد صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی بھرپور طریقے سے ہماری رہنمائی کی، اور یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گے، اور یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ ضرور کہیں نہ کہیں اثر کرے گی. ہمارا جو بنیادی مقصد ہے کہ معاشرہ، ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں جہاں پہ تمام انسانوں کو بغیر کسی خوف کے رہنا پڑے. انسان جو ہے وہ ان کو برابر کے حقوق ملے، ان پر کوئی ایسا خوف نہ ہو کہ وہ سوئے ہوں گے اور ایک موب آ کے ان کا پورا گھر جلا دے گا. اس میں دو تین جو ایکٹرز ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے. ایک تو میڈیا، جس میں ہمارے آج جو ساتھی ہیں ان کا زیادہ تعلق میڈیا سے ہے. ایک تو ان کا بہت کردار ہے کہ وہ ایسی رپورٹنگ کریں جس میں لوگوں کو قریب لایا جائے. ایک تو اس واقعے کی رپورٹنگ ہے، لیکن ایک یہ لانگ ٹرم پلان ہے کہ میڈیا پر ایسی سٹوریز دی جائیں جن میں لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کیا. ابھی تو ہمارا میڈیا جو ہے ٹھیک ہے، کچھ انڈیکیٹرز ہیں جس میں میڈیا نے کچھ اچھا کردار کیا، لیکن ان جنرل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایک کنزرویٹو میڈیا، اسپیشلی اردو جو میڈیا ہے. اور ہمارے تو اگر آپ آج کا کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا جو پہلا صفحہ ہے اس پہ آپ کو صرف پنجاب کی خبریں زیادہ ملیں گی. ابھی تو ہمارا میڈیا جو ہے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو چھوٹی جو قومیتیں ہیں، چھوٹے جو مذہبی گروپ ہیں، ان کو کہاں سے تسلیم کرے گا. کتنی خبریں ہیں، اگر جڑاں والے کا واقعہ نہ ہوتا تو کتنی خبریں اقلیتوں کے حوالے سے ہمارے اخبارات میں چھپتی ہیں. اگر ہم پاکستان کو ایک بہتر ریاست بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پالیسیز کو ایک دفعہ پھر ری وزٹ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کا شکر گزار ہوں، اور اپنے ساتھی اقصیٰ کمل کا جنہوں نے آج کے پروگرام کو انتہائی خوبصورتی سے چلایا. اگر پروگرام آپ کو اچھا لگا، کامیاب رہا اور آپ کے نظر میں یہ فائدہ مند ہے تو اس کا تمام تر کریڈٹ اقصیٰ کے ساتھ، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہی ہو تو اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی. آخر میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کا خیال رکھیے. شاید آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بہت سے انسانوں کی زندگی میں روشنی بھر. خداوند آپ سب کا حامی ناصر. گاڈ بلیس یو. God bless you.